और वो बच्ची शॉर्ट्स पहन रही थी, इतना सा टॉप पहन रही, और उसके पैर लहूलुहान थे। मैंने कहा क्या किया है इसने, ये क्यों नहीं बता रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे अजीब सा हो गया। तो उस बच्ची ने कहा मैं बता रही हूँ, लेकिन पैर के अंगूठा मेरे अंदर डाला है। इन रेड लाइट एरियाज को मतलब लीगली अप्रूव किया है सरकार ने। आप ये मान रहे हैं ना कि हाँ वेश्यावृत्ति हो रही है? बिल्कुल। क्या आप कहते हैं 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। आप तो मतलब ऐसे रेड लाइट एरियाज में गई हैं, आपने बाकायदा वहां से लोगों को रेस्क्यू किया है। एक कैसे जीवन होता है एक लड़की का या वैश्या कह लें, क्या जीवन होता है उनका? नानी, माँ और बेटी तक मैं देखती चली आ रही हूँ। ये वो उनकी मर्जी थी, वो चाहे तो आ जाए बाजार में, नहीं चाहे तो शादी कर ले। वहां भी बाजार लगता है कि भाई ये लड़कियां हैं और चाहे तो आदमी ले जाए 10-5 दिन के लिए। इस कदर गंदगी है कि छोटा सा चबूतरा हो, उस पर स्टूल रखा हो और उस पर ये बैठ जाए। वहीं कोई आएगा अंदर से कस्टमर दूसरा, वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, वहीं गुटखा भी थूकेगा, वहीं और भी थूकेगा, कभी कभी वहीं बाथरूम भी करेगा। इनको कोई टारगेट होता है कि 10-15 कस्टमर सेटिस्फाई करना? मजबूरी है, टारगेट कुछ नहीं है, मजबूरी है ना। उसी जगह पे वो रह रही है, कमा के देनी है, उसका किराया देना। ये छूट है कि आप इस कमरे पे नहीं रहना चाहते, दूसरे पे चले जाओ, लेकिन तब जबकि हमारा पैसा पूरा कर दो जितने में आप खरीदी गई हो, और वो कभी पूरा नहीं होता। मैडम एक बात एप्स्टीन फाइल्स में आई है कि इंडिया से भी मीरा नायर करके गई हैं, नाम गया है मतलब, और सुनने में ये भी आया है कि उनका एक एनजीओ है जो बच्चियों को ही संरक्षण देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है जो संरक्षण करता है, जो रक्षक हैं, वही भक्षक बन गए? बिल्कुल। मैं इसका भी मैं एक एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ के आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। कुछ लोगों का ये काम है, एनजीओ बनाओ, उसके बाद वहां रेड करो, फिर आपको पैसा बन जाएगा। आज हिंदुस्तान में हम अपनी आजादी और सुकून से रहते हैं, पर आज भी देश में कुछ ऐसी महिलाएं और बच्चे हैं जो काल कोठरी से आजाद नहीं हो पाए। वैश्यालय, कोठा या तवाइफ खाना जो अंग्रेजों के समय से फल फूल रहे थे, आज भी इस देश में पैर पसारे बैठे हैं। देश में लड़कियों की खरीद फरोख्त पर भले ही रोक लगी हुई है, पर आज भी हजारों लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदी और बेची जाती हैं। एक स्त्री ने नारी होने के नाते इन बच्चियों का, इन महिलाओं का दर्द को समझा और एक संगठन बनाया और निकल पड़ी इन महिलाओं को नर्क के द्वार से निकालकर एक सम्मानित जीवन देने के लिए। यह महिला कोई और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जगह सम्मानित होने वाली, महिलाओं को वैश्यालय से उठाकर एक नया जीवन देने वाली श्रीमती अतुल शर्मा जी हैं। इनका एक संकल्प नाम से एनजीओ भी है जो पूरी तरह महिलाओं को पुनर्वास और नवजीवन देने के लिए समर्पित है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत सारी बातें करनी है चूंकि इस मामले में लोग खुल के सामने नहीं आ पाते हैं, लोग बात नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला, ये वैश्यालय और वैश्याओं का जीवन, ये बहुत बड़ा एक एनर्जेटिक टॉपिक है जिसको लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो काल अंधेरी कोठरी के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। देखिए, एक तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि ये अंग्रेजों के टाइम से हरगिज भी नहीं है। अच्छा। ये तो हमारे, अगर आप सीधे सीधे जाइए, इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी जी, उसके बाद आप आ जाइए नीचे तो देवदासी प्रथा, फिर नगर वधू जी ना, उसके बाद अंग्रेज मुसलमान आए तो तवायफ में बदल गए जी, और ऐसे अलग अलग स्टेट्स में इनके अलग अलग नाम थे उस समय। अंग्रेजों के दौर में तो केवल इतना हुआ कि इन एरियाज का जो दाल मंडी कहलाते थे वो रेड लाइट एरिया हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार उसको एक रेड लाइट रखी एंटर पे, एग्जिट पे, कि एक लाल बत्ती शाम को जल जाती थी 8 बजे। अच्छा। और सुबह 8 बजे वो बंद होती थी। अच्छा। तो जैसे आप रुकते हैं रेड लाइट्स पे कि अगर आप जाएंगे तो आपको सामाजिक हानि भी है, लोग कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, आपके जीवन की भी हानि है, और लीगली तो आप आ ही जाते हैं जद में। तो सेम वही था उनका पैटर्न कि आप जाएंगे तो अपने रिस्क पे जाएंगे, आपके जीवन को हानि हो जाए, आपको कोई बीमारी लग जाए, और सामाजिक हानि तो है, लोग कहेंगे बड़ा गंदा आदमी वहाँ जाता है, और लीगल इसलिए क्योंकि आप एक्ट के अंतर्गत आते हैं कि वहाँ अगर जा रहे हैं वो इस तरह, और फिर मर्जी आपकी जाए। यही सेम लाल बत्ती का कि आपको कानूनी इज्जत में तो आना ही पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने नीचे एक लिख दिया था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है। एक्चुअल में ये जितने भी रेड लाइट आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरियाज की मैं बात कर रही हूँ अभी, वो हर उस जगह थे जहाँ छावनी कैंट एरियाज थे। अच्छा, जहाँ उनकी सेनाएं रुकती थी या लोग, जहाँ सभी की सेनाएं बरसों बरस। अगर मैं मेरठ की बसाहट के साथ बात करूं तो मेरठ अंडाकार बसा हुआ है 9 दरवाजों में, यानी बिल्कुल एक नवग्रह पे आधारित शहर है वो। आज बाहर कैसे भी बस गया हो कि 9 दरवाजे हैं, 9 नाले हैं, 9 पाड़े हैं, 9 वाड़े हैं, 9 सराय हैं, 9 बाजार हैं, इस तरह से वो बसा हुआ है। और एक दरवाजा क्रॉस करेगा तो उस बाजार को क्रॉस करके निकलेगा। अच्छा। अगर आप एक दरवाजे से, आपको सपोज दिल्ली से आया, आप दिल्ली दरवाजे से घुसेंगे तो आप सीधे शोहराब गेट अगर आपको जाना है तो रेड लाइट एरिया आप वही कबाड़ी बाजार क्रॉस करेंगे। अच्छा।
जो इंटीरियर का, क्योंकि उसके बाद नाले हैं, 9 नाले। मैं नहीं समझती कि दिल्ली जैसे शहर में भी हो, हर दरवाजे के साथ एक नाला था। बड़ी अच्छी से सिस्टम था कि ऊपर से नीचे पानी जाएगा सीधे नाले में, और जाके एक बड़े नाले में जो आबू नाला था उसमें मिल जाएगा। लेकिन और वो शायद इसलिए था कि कैंट हैं वो बड़े, और उन पे बाहरी कोई हमला हो तो पहले वो नाले को क्रॉस करेंगे उनके घोड़े या जो भी होंगे, फिर दरवाजे इतने बंद हैं कि वो उनसे खुलेंगे नहीं। वो उस हिसाब से था, और सैनिकों के मनोरंजन के लिए थे कि वो बरसों 10 बरस अलग रह रहे हैं तो वहाँ जाके अपना मनोरंजन करें, कि वो नाचना गाना ये सब देखें। खराबी ये हुई कि हम छोटे थे तो हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, या आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये दोनों बंद उस समय समझ में नहीं आए, रट रट के रट्टे मार के करे, लेकिन आज समझ में आते हैं कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। वरदान तो है हमें बहुत चीज़ों में कि हम नासा जैसी उस पर हो रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशाप भी है हमारे लिए। सेम वही स्थिति मैं इनके लिए कह रही हूँ कि वही जो जैसे ही हम टेलीविज़न युग में आए, बुद्धू बक्सा तो तब से ही कहना शुरू कर दिया था, तो जो नाचना गाना था वहाँ से ख़त्म हुआ, हमने अपने घर में देखना शुरू कर दिया। रही कसर हमारे बेडरूम में घुस के OTT ने पूरी कर दी। कोई डिमांड नहीं कर रहा है एक बंदा पूरे हिंदुस्तान भर का कि जो ये कहे कि इस पे सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है। सही बात है। इसका मतलब सरकारें चाहती हैं कि आपके घर में गंदगी परोसी जाए, आपके बच्चे बेडरूम से सीख के बाहर निकले तब बाहर। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जो कोठे होते थे, ये प्रथा चली आ रही थी, वहाँ पर बाकायदा एक स्त्री का नाच देखने के लिए, मुजरा देखने के लिए लोग जाया करते थे। तो क्या मतलब इसमें कोई गलत था, या फिर मतलब लोगों ने बना दिया इसको बाद में गलत? देखिए, गलत तो अगर मैं देवदासी प्रथा से शुरू करूँ, गलत तो इसलिए था कि एक औरत वो आपकी बंधुआ मजदूर तो हो गई। किसी भले घर की बच्ची को आपने उस घर को इतना डराया कि सपोज करो आपके बेटा नहीं हो रहा, बेटियां हैं, एक बेटी को दान कर दो, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, देवदासी होगी। और वो देवदासी सर्वभोग्य थी। अच्छा। जितने भी वहाँ पंडित हों, पंडितों के और सह पंडित हों, मतलब जो भी वहाँ के मठाधीश हों, वो सबकी उनकी भोग्य थी। उसके बाद दूसरा नगर वधु जब दिया गया तो नगर वधु अपने आप में डिफाइन करता है कि वो पूरे नगर की वधु थी। जैसे आम्रपाली का आम्रपाली का वो पूरे नगर की वधु थी। ये अपने ढंग से हमने इनको कर लिया। गलत तो इसलिए मैं मान रही हूँ कि औरत को तो आपने पहले से शोषण में लेके आए। आप हमारे यहाँ ऐसा क्या, अगर आप देखें तो बहुत से डांस ऐसे हैं जो कथकली है जो मर्द करते हैं जी, सही बात और बहुत अच्छी। तो आपको डांस देखना था तो उनका भी देख लेते। आप क्लासिकल डांस देखिए, अगर आपको देखिए राजा महाराजाओं के दरबार में होती थी, वो भी नर्तकी रखते थे, हालांकि नाम नर्तकी दे देते थे क्योंकि भोग्या तो वो तब भी थी। नहीं, जैसे कि इंद्र के दरबार में अप्सराएं नाच रही हैं, तो राजाओं के दरबार में नर्तिकाएं नाच रही हैं, इनके साथ क्या सेम बर्ताव होता था? बिल्कुल। आप क्या उनको समझ रहे कि घर की औरत कोई बनाता था, कोई उनसे शादी करता था, कोई उनको एक जिम्मा देता था कि भाई तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम मेरी पत्नी हो, या तुम घर की बहू हो? कोई जिम्मा नहीं था उनका। वो ताउम्र नर्तकी रह के काट जाती थी। कहाँ था ये? तो हमने नाम बदल दिए, समय बदल गए, उसके साथ चीज़ों में परिवर्तन आता चला गया और आज इतनी बदहाली है कि आप। मैडम, जैसे कि आप अंग्रेजों के ज़माने से रेड लाइट एरियाज होते थे, अभी आप देखें कि बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे कि आप कोलकाता में देखें रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी नाम है जिसका, आप बॉम्बे में देखें वहाँ भी है, और बहुत सारे शहर, ग्वालियर में भी है, दिल्ली में भी है। तो इन रेड लाइट एरियाज को मतलब लीगली अप्रूव किया है सरकार ने कि नहीं? आप देखिए, जो मिथक है उसको पहले दूर करें। ये सब दिखाती है, अगर आप इनके यहाँ चले जाओ इसमें अक्षर एक नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। एक सबके यहाँ लगा होगा, जैसे कभी आपने देखा हो तो जब से ये कानून बना है कि आप लिंग परीक्षण नहीं कर सकते, तब से सबको अपने यहाँ एक लगाना पड़ता है सर्टिफिकेट कि यहाँ पे लिंग परीक्षण नहीं किया जाता, अप्रूव्ड किया जाता है ये खुद को, और उसका टांगा जाता है। जो नियम हैं, जितने भी कानून हैं उसके नियम हैं, वो सब लगाए जाते हैं। सेम वही था कि उनको मनोरंजन कर विभाग से नाच से स्पष्ट लिखा रहता है, नृत्य एवं गायन वादन हेतु। अच्छा। ये लिखा जाता था, वो जो दिया गया था उनको, परमिट किया गया था, और उसको परमिट कहते थे उस समय में जी। वो उनको दिया जाता था कि इनको ये परमिट दिया गया है नाचने और गाने के लिए। उसको उन्होंने बरसों में कभी रिन्यूअल नहीं हुए, किसी ने कहा नहीं कि तुम रिन्यूअल भी करा लो। मैं तो समझती हूँ शायद 100 साल के अटक रहे हो कि मैं पूछूं क्या लिख रहा है इसमें, तू बता दे मुझे जरा, लिख रहा है कहीं इसमें, लेकिन वो अटक रहा है। उनको दिख रहा फ्रेम है, फ्रेम बदल गए, कागज वही है, सफ़ेद हो गया वो। तो ऐसे कैसे ही चल रहा है, क्योंकि हाथ से लिखावट होती थी। वो उसको लीगल मान लो आप। लीगल इसलिए भी लोग कहते हैं कि जब ITP एक्ट में ये कह दिया गया, इनके लिए कानून बना है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है 1956 से,
तो मंशा तो थी 56 से ही कि भाई ये रेड लाइट एरिया बहाल रहे, तभी तो एक्ट हुआ। आप मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना कि हाँ वैश्यावृत्ति हो रही है। बिल्कुल। तो उसके एक्ट में स्पष्ट लिखा है इतने बाहर जाने के रास्ते हैं, अंदर आने का एक है, बाहर जाने के 10 हैं। क्या आप कहते हैं 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। बालिग लड़की अगर किसी के साथ अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ सेक्सुअली है तो वो उसकी मर्जी है, वो वेश्यावृत्ति नहीं है उसकी। आप कैसे मानेंगे? एक ब्रॉथल में लड़की, ब्रॉथल कैसे साबित करेंगे आप? आपने कह दिया कि ये, मैं नहीं कहती हूँ ये शब्द, कोठा आप लोग कहते हैं, ये कमरे बना दिए। मेरठ की, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, मेरठ की बात करूँ या कमाटीपुरा की करूँ, वो उस ज़माने के बने हुए हैं जिनकी शायद किसी को पहचान भी नहीं है कब बने हैं। इतने गंदे, इतने बदहाल, और वो उसी पैटर्न पे पुराने ढंग से बसे हुए, छोटे छोटे जीने, छोटे छोटे कमरे और अंधेरे बंद कोठरियाँ। वो जिस तरह से बनाए गए थे, वो बनाए इस पर्पज से गए थे कि वहाँ लड़कियों का अगर शोषण हो भी तो बाहर ना पता लगे। बाहर का जो, जिसको सो कॉल्ड हॉल आप लोग कहते हैं पिक्चरों में देख के, वो इतनी सी जगह होती है कि जिसमें वो बैठी रहे कि हम तो नाचते गाते हैं। अच्छा। उस जो सर्टिफिकेट होता है इनके पास, उसमें स्पष्ट लिखा होता था कि एक उस्ताद जी, 2 उस्ताद जी रखे जाएंगे, एक तबले के लिए और एक हारमोनियम के लिए। मतलब ये प्रूव रहे कि हाँ ये रोज शाम को आता था, और ये मैं इस बात की साक्षी हूँ कि वो मेरे सामने तक ये सब होता था। तब उस्ताद जी भी थे और हर कमरे पे शाम को आवाज़ आती थी, हारमोनियम की भी, तबले की भी, नाच घुंघरुओं की भी आवाज़ आती थी। पर धीरे धीरे ऐसा आप निकल के देख लीजिए, किसी भी एरिया में, कमाटीपुरा में चले जाइए, दिल्ली जीबी रोड में, मेरठ कवाड़ बाजार में, कि वहाँ अगर आपको एक घुंघरू की भी आवाज़ सुनाई दे जाए। अब तो कुछ नहीं होता, लगभग कुछ नहीं है। तो ये वैश्यावृत्ति जो हो रही है, मतलब ये जानबूझ कर करवाई जा रही है कोई? अच्छा, आपने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, तो क्या माना जाए इसको? सरकार के एजेंडे में नहीं है। अभी कोई भी जब एक इनका पर्चा निकलता है कि ये हमारा एजेंडा है पूरा का पूरा, है कहीं कि यौन कर्मियों के लिए ये करेंगे? जब आपने स्पष्ट मान लिया एक्ट में, किसी को वर्कर कहने का मतलब है, आप कहेंगे भाई ये मेरे सारे ये वर्कर हैं, इसके बदले इनको पे तो करेंगे। जब आपने वर्कर कह दिया, आप ये कहे मेरे साथी हैं, इसका मतलब आप नॉन पेड हैं। जब आपके वर्कर हो गए तो ये पेड है, आप इनको दे। फिर वो क्यों नहीं पेड? आप उनको सारे हकूक क्यों नहीं देते? उनके बच्चों को दीजिए, जितनी भी मातृत्व योजनाएं हैं, वात्सल्य योजना है, आपकी लाडली योजना है, ये सारी योजनाएं उनके बच्चों को भी दीजिए। उनको पढ़ने में उनको भी आरक्षण दीजिए। एक भगवान ने पैदा किया 3rd जेंडर, आपने उसको मान्यता दे दी, आपने उसको आरक्षण भी दे दिया। ये आपने पैदा की, सेक्स वर्कर को कोई लाभ कुछ नहीं, आपने पैदा की, समाज ने पैदा की, और इनको कोई लाभ नहीं है। तो आप तो मतलब ऐसे रेड लाइट एरियाज में गई हैं, आपने बाकायदा वहां से लोगों को रेस्क्यू किया है। एक कैसे जीवन होता है एक लड़की का, या वैश्या कह लें, क्या जीवन होता है उनका? देखो, पहली बात तो मैं एतराज़ देता हूँ कि आप ये शब्द ना कहें, क्योंकि वो नहीं अपने लिए ये शब्द नहीं सुनना नहीं चाहेंगी। हाँ, लेकिन ज़माना कहता है, ज़माने की ये खुद ही बनाता है और खुद ही कहता है, तो इससे बुरी तो कोई और बात हो नहीं सकती। वो पैदा नहीं हुई, भले घर की भी लड़कियां हैं, उनमें ऐसी भी लड़कियां हैं कि जिन्होंने बड़े सपने देखे थे और वहाँ के। तो इनको मतलब मजबूरी में लाया जाता है, या फिर इनको बेचा जाता है, या माँ बाप से ही सौदा कर लिया जाता है? कौन माँ बाप है? कौन माँ बाप लोग हैं जो करते हैं सौदा। अभी आगरा में चले जाइए, नहीं, तो वो देखिए, वो मात्र सत्तात्मक परिवार है। आगरा है, ग्वालियर है, मध्य प्रदेश के भी, मुरैना, बहुत सी जगह जहाँ पे, और ये आपके राजस्थान में नट, कंजर, बेड़िया, ये ऐसी जनजातियां हैं जिनमें ये मात्र सत्तात्मक परिवार थे। परिवार के पुरुष कुछ करते नहीं है, ताश खेलते हैं और जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। घर की औरतें, और ये है भी नानी, माँ और बेटी तक मैं देखती चली आ रही हूँ। ये वो उनकी मर्जी थी, वो चाहें तो आ जाए बाजार में, अच्छा, नहीं चाहें तो शादी कर ली। ऐसा नहीं है, वहाँ भी बाजार लगता है, वहाँ भी बाजार लगता है कि भाई ये लड़कियां हैं और चाहें तो आदमी ले जाए 10-5 दिन के लिए, पैसा ले जाए, कोई वो उनकी अपनी है। तो वो ट्रैफिकिंग जैसी बात से नहीं जोड़ा जा सकता उसको। अच्छा, ट्रैफिकिंग करके जो बच्चियां लाई जा रही हैं, वो 100%, मैं 100 कह रही हूँ, 1000% वो लड़कियां वो हैं कि जिनको कभी प्यार के नाम पे झूठे प्यार, झूठी शादी, या वेस्टर्न यूपी में लड़कियों की कमी है तो वहाँ शादी, चलिए वो शादी को तो मैं एक बार को जायज़ ठहरा सकती हूँ क्योंकि उनको एक घर मिल जाता है, रहती हैं। लेकिन बाकी लड़कियों को किस तरह से आइडेंटिफाइड रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है, इसका वो अंदाज़ा भी नहीं है। और 20-20, 25-25 हज़ार रुपये उनकी कीमत है जी। ये भी नहीं कि 1 लाख 2 लाख में उनको कोई बेच रहा है। और इनका जीवन कैसा रहता है, अंदर से क्या ऐसा है इनका जीवन? जीवन कहाँ, वो सच में वो जीवन नहीं है, नरक है, जिंदा नरक है जिसको आप देख नहीं सकते, जो आप केवल मेरी ज़बान से सुनेंगे, लेकिन अगर देखें तो शायद खड़े भी नहीं रह सकते।
अच्छा। एक पल बहुत गंदगी, ये बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है उस हिसाब से। इतने में एक छोटा सा कमरा जिसमें उनको बाहर बैठना, एक बड़ी खिड़की जिस पे बाहर यहाँ से लटकना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से लटकना है। और अगर जीने में आहट हो जाए तो हर लड़की भाग के जाए कि मैं या मैं, क्योंकि अगर एक भी कस्टमर दिन में कम हो गया तो शायद शाम को खाना भी ना हो, अच्छा, नसीब ना हो। टारगेट होता होगा इनका। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का, स्टेक होल्डर्स भी उनके बहुत सारे हैं। उसमें पुलिस का भी जाना है, पुलिस के भी 3 तरह से हैं कि पर डे का भी जाना है, हफ्ते का भी जाना है और महीने का भी जाना है। पिम्प्स हैं। ऊपर से ये है कि वही बिकी हुई चीज़ है और उनको ही अपना पैसा पूरा करना है। अगर वो लड़की 20-25 हज़ार रुपये में ख़रीदी गई है तो मैं ब्याज के जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक उस लड़की को 1 रुपया लेने का भी सिर्फ रोटी खाने का हक है। अच्छा। और कुछ हक नहीं है। अपनी मर्जी से बाजार नहीं जा सकती, खरीद नहीं, वो तो नीचे उतरने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो मतलब ही नहीं है। वो तो बहुत बड़ा एक ऐसी डिटेंशन है कि जो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एक अपराधी, जब तक वो अपराधी नहीं भी है, आरोपी है, उसको अगर हिरासत में रखा जाता है तो उसे उम्मीद होती है मैं कोर्ट में जाके मुकर जाऊंगा। इनका तो कोई कोर्ट भी नहीं है, कोई अदालत नहीं है। हम बच्चों की अदालत बनाई है हमने, अपराधियों के बच्चे अपराधियों की अदालतें बनाई हैं। आम अदालतें तो हैं ही इन औरतों की, ये भी अपराधी हैं सरकार की नज़र में, दुनिया की नज़र में, और इनकी कोई अदालत नहीं है जहाँ इनकी सुनवाई है। इस कदर गंदगी है कि एक छोटा सा चबूतरा हो, उस पर एक स्टूल रखा हो और उस पर ये बैठ जाए खाना, अगर खाना है तो। कहीं और जगह नहीं है उनके बैठने के लिए। वहीं कोई आएगा अंदर से कस्टमर दूसरा, वो यूज्ड कंडोम फेंकेगा, वहीं गुटखा भी थूकेगा, वहीं और भी थूकेगा, कभी कभी वहीं बाथरूम भी करेगा और वो वहीं खाती रहेगी। उसको ये भी नहीं है कि वो पैर भी ऐसे कर ले अगर उसमें छींटे भी आनी हो तो। अच्छा। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि भी उठो बेटा वहाँ से, वहाँ गंदा हो रहा है इधर से, तो मालकिन को देखेगी ऐसे, पता नहीं क्या होती है आँख में बात कि वो नहीं उठ सकती, उनको इजाज़त नहीं है ना। और आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। जब थक जाएं, पस्त हो जाएं, फिर किसको दिखता है आराम की कोई बिस्तर है हमारे पास? ये नहीं है। कहीं भी जो फर्श पड़ा है उस पर कुछ भी चादर पड़ी है, डाल दो, लेट जाओ, सो जाओ, बस यही तुम्हारा है। कितना सोना? 3 बजे 4 बजे जाके सुबह के भोर में सोना है। और खाना तो जैसा खाना है कि दाल चावल आ गए पानी से नीचे से, वहाँ बनता नहीं है कुछ भी। आपको चाय मंगानी है तो आपके पास हो पैसे तो मंगा लो, आपको रोटी खानी हो तो मंगा लो, और कुछ नहीं। आपका लाख किसी चीज़ को जिक्र है, कुछ नहीं है। कपड़े कॉमन हैं, कोई भी पहन सकता है, कई दिन तक धुलते भी नहीं है। कौन पहन रहा है? जैसे कि ना कोई इन्फेक्शन का डर है, ना किसी चीज़ का है। एक गंदा सा मेकअप किट है जो जिसमें एक वैसलीन जैसी एक डिब्बी और 5-6 कलर, और जो लगाना हो वही डिब्बी में ली, थोड़ी उसमें कलर मिलाया, वही होठ पे लगा लिया, वही आईलिड्स पे लगा लिया, मेकअप हो गया। तो इनके पास जो लोग जाते हैं, कुछ लोग प्रभावशाली लोग भी जाते होंगे? नहीं, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? उनके लिए एस्कॉर्ट सर्विसेज है ना, तो एक तरह से देखा जाए, मतलब यहाँ जो चल रहा है उसको गंदी नज़रों से देखा जाता है। जो एस्कॉर्ट सर्विस 5 स्टार होटल में चल रही है, हाँ, वो भी तो सेम चल रहा है। वो सेम चल रहा है, उनको नहीं। मुझे यही एतराज़ है कि ये क्यों? इनके पास तो हमारी तो भाई बेटे पति जा रहे हैं, वो तो उनकी दुकान है, बंद कर दो, मत जाओ। उस दिन वो कहीं बर्तन मांजेंगी, झाड़ू पोछा लगाएंगी, और उनको जिम्मेदार नागरिक बनने का मौका तो दो। बनती हैं, क्यों नहीं बनती हैं? जब मैंने एक भी बार कोशिश की कि मैं इनको चुनाव लड़ाऊं सभासद का, तो इतना खुश थी, और लड़ाया हमने, लड़ी वो जी भर के, जीती, लड़ी, सब कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं खड़ी होती हैं, पर समस्या क्या है कि नीचे उतरते ही लोग किस नज़र से उन्हें देखते हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चाहिए तो वहाँ की अगर पहचान हो गई तो उसको मुश्किल हो जाता है। सही बात है, वो इज्जत सम्मान नहीं मिल पाता। इज्जत तो बहुत दूर की बात है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाती कि तुम नीचे ही क्यों उतरी। नीचे उतरी तो नीचे के आदमियों को पकड़ के ले जाओगी क्या? नीचे गंदा अपना वो फैलाओगी, सब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे पीछे चलेंगे, मत उतरो नीचे। पहली बात तो उतर ही नहीं सकती क्योंकि भागने का डर है, और जिनको बरसों बरस बीत गए वो नीचे उतरेंगी तो केवल इसके लिए कि वो कोई सामान ख़त्म हो गया वो ला दें दूसरी लड़कियों को, क्योंकि उन पर भरोसा तो कहीं नहीं जाएंगी। और दूसरा, उनका बच्चा उनके कब्ज़े में रहता है, क्यों निकलेंगी? पहली बार तो हर किसी को बच्चा हो जाने देते हैं। अच्छा, बच्चा करने देते हैं? हाँ, तब तक कोई प्रोटेक्शन नहीं। अरे वो आम नहीं होता कोई, जो भी जाएंगे वो उनके ही अपने लोग होते हैं कि जब तक प्रेग्नेंट ना हो जाए।
तो तब तक वो उनकी संरक्षण में है। तो माँ बनने के बाद में फिर उसको वापस काम पे लगा दिया जाता है और बच्चों को क्या किया जाता है फिर? बच्चे को साल दूर रखा जाता है। मिलने के लिए उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं अगर अपने बच्चे को मिलना है तो। अपने बच्चों को मिलने के लिए? हाँ, अगर नहीं है तो मत मिलो। ना वो दूध पिला सकती हैं। बहुत दिन तक तो 2-3 महीने तक तो ऐसे रखा जाता है कि कस्टमर के साथ जाना है, बच्चे को रुलाया जाएगा बाहर जितना ज़्यादा, क्योंकि वो उतना ही कस्टमर को सहयोग करेगी। अच्छा। क्योंकि बच्चा रो रहा है, उसको जाना है। बच्चे की आवाज़ तो कोई माँ नहीं सुन सकती अपने बच्चे की रो सकती है। तो इनके बच्चों का क्या भविष्य है, कहाँ जाते हैं? अभी तो बहुत चेंज है, क्योंकि मैंने तो पिछले 20 साल कोई ऐसे लगाया कि जब मुझे समझ आ गया 10 साल तक तो कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक को निकालती हूँ तो 4 आ जाती हैं, मुझे अगली दिन दिखाई देती हैं। नरपिशाच तो नीचे भी बहुत हैं। तो फिर हमें लगा कि इनके बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान किया जाए तो हो सकता है ये अपनी माँ को कहें कि छोड़ दो ये। वही नतीजे अच्छे हुए। उन्होंने पहली शर्त रख दी और आज तक है वो शर्त बरकरार, हम कोई पैसा नहीं खर्च करेंगे, तुम्हें पढ़ाना तो पढ़ा लो, मना ही नहीं कर रहे। तो आपके जीवन में बहुत सारी आपने स्त्री देखी होंगी ऐसी जो बाहर निकलना चाह रही है, कोई ऐसी कोई दर्दनाक कहानी साझा की है किसी ने कि जो आपको देख के रोना आ गया हो? सब कोई ऐसी नहीं है कि जिसको देख के कभी दिल न दहला हो, या बरसों तक नहीं, मैं आज तक भी नहीं भुला पाती। बहुत सी ऐसी तो कि जिसमें एक लड़की मुझसे कहती है कि मतलब कोई 35-36 साल की थी, वो लड़की भी नहीं थी और मेरी बहुत कम एज थी उस समय। क्या मुझे निकाल सकती हो यहाँ से? तो मैंने कहा तुम तो सारा दिन घूमती हो बाज़ारों में, तुमको कौन निकालेगा, चली जाओ। बोली नहीं, बहुत सारी आँख होती हैं हम पे, और फिर मेरी बेटी इनके कब्जे में है। मैं कहा आप क्यों निकलना चाहती हो, इतने सालों से रह रही हूँ? उनके अगले साल मेरी बेटी को बिठा देंगे, निकाल दो किसी भी तरह। उसी ने मुझे रास्ता दिखाया कैसे निकालना है। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलती कि जब वो अपनी 6 बजे तक उसकी बेटी नहीं आई और उसने जो इतना वो हो गई थी कि नहीं मुझे वापस जाना, मेरी बेटी को मार देंगे कहीं रास्ते में। 16 साल की बेटी थी और मुझे जाने दो तुम, मैं अब नहीं रुकूंगी। रात भर के लिए लाए हम उसको पैसा करके। 7 बजे बेटी आई तो वो ऐसा समय था ये पता नहीं लग रहा था सबको, अधिकारी भी थे हमारे साथ बहुत सारे, कि सब रो रहे हैं या हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा था। क्योंकि अच्छी ज़िंदगी है अब उनकी, सब ठीक है, बेटी भी ठीक है, शादी हो गई है, माँ भी साथ रहती है। तो इनके जीवन पर मतलब सरकार या फिर जो आसपास के लोग हैं, मतलब किसी को कोई पड़ी नहीं है? पड़ी कहाँ है, कहीं कोई है ऐसा? कुछ दिखता है। अभी 27 के चुनाव आ रहे हैं, आप लोग गौर करना कि क्या कहीं दिख रहा है कि इनके एजेंडे में क्या लिखा गया है? इतने जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चलो मैं अपने शहर में जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में कितने स्पा हैं, कितने मसाज पार्लर्स हैं, आपकी नाक के नीचे चल रहे हैं। चलो मैं तो अपने शहर में जितना कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा कर रही हूँ, और मैंने तो कसम खा रखी मेरी जान चली जाए फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं एक भी स्पा सेंटर मसाज पार्लर चलने नहीं दूंगी। तो बड़ा डेंजरस काम भी है। हाँ डेंजरस है। मैं स्पा सेंटर जितने भी बड़े लोगों के हैं, और हर दिन 3-4 को, हालांकि मुझे कोई कह रहा था कि भाई आप भले ही आराम से इनको सूचना देती हैं, सब कुछ आपका नाम नहीं आता है, लेकिन लोगों को पता है। तो और इन्फॉर्मर को पहले गोली मारी जाती है? पहले मारी जाती है। मैंने कहा एक बार मर गए थे, अब जिंदा है तो इसका मतलब भगवान को कुछ और करा नाम से, नहीं फर्क पड़ता मुझे इस बात से। तो वो क्या लगता है कि मतलब जितने भी ये सेक्स वर्कर्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी में मतलब कुछ सुधार ला पाएंगे आने वाले टाइम पे? नहीं देखिए, वो तो खुद से उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन उनके बच्चे ला रहे हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि एक महिला को, मतलब एक लड़की को महाराष्ट्र से कोई लड़का लेके आया, फंसा के शादी के नाम पे भगा के ले आया, और कुछ दिन रखा इधर उधर, तो वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद यहाँ बेच गया के बड़े बाज़ार में, यहीं उसको बेटी हुई। और वो इस कदर मायूस थी, सुंदर भी नहीं थी, और इतना ज़्यादा मतलब वो कमा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तो नहीं किसी को एंटरटेन कर पा रही थी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी सब में, तो बहुत कस्टमर उसको नहीं पसंद कर रहे थे। फिर भी जी रही थी बेटी खातिर। बस उसने एक जिद पकड़ ली थी कि मुझे तुम कहोगी दिन भर में 20, 25, 30 जितने कस्टमर कहोगी मैं उनके साथ जाऊँगी, मेरी बेटी मत छीनना, इसको यहीं रहने दो। मान लिया उन्होंने कि अभी कहाँ भागेगी। 3-4 साल की हो गई तो मैंने उसको कहा इसकी एडमिशन कराए। तो दीदी मेरे पास पैसा कहाँ है,
मैं कहाँ से कराऊँ। अच्छा ये मैं बता दूँ कि मैं किसी को भी कहीं सरकारी स्कूल में या कहीं ऐसे नहीं डालती हूँ। मैं मेरे शहर के दी बेस्ट स्कूल्स में जहाँ हॉस्टल्स में वो बच्चे रहते हैं, भले ही मुझे दुनिया भर से भीख मांगनी पड़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। पर क्योंकि वापस मैं नहीं चाहती कि वो वापस वहाँ लौट के जाएँ, स्कूल करें और वहाँ लौट के जाएँ। तो वो बच्ची पढ़ी लिखी और कब उसने एग्ज़ाम देने शुरू करे ठीक से हमको नहीं पता लगा। CS किया उसने BCom करके। फिर एक दिन मुझसे बोली कि बड़ी माँ बुलाती है मुझे कि बड़ी माँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया PO का और मेरा पोस्टिंग हो गई है, तो मैं माँ को ले जाऊँगी यहाँ से। मैंने कहा कहाँ पे हुई है? तो उसने कहा महाराष्ट्र। कि ये कब हुआ? तूने तो नहीं बताया कि तू महाराष्ट्र जा रही है। बोली मुझे सब पता है, मेरी माँ महाराष्ट्र की है और मैंने मम्मी सब पूछ लिया था कि घर कहाँ है क्या। मैंने इतने बरस इसी में लगाए कि जब भी एग्ज़ाम देने जाती तो मैं कई दिन रुकती और मैंने वो घर ढूंढा। फिर मैं अपने नाना नानी को मिली, बहुत बूढ़े हो गए, उन्हें हमारी ज़रूरत है। और मैंने बताया कि पापा गुजर गए हमारे और मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा करके पाल के मुझे बड़ा किया। तो अब वो तो स्वीकार करने को तैयार, वो कहते आ जाती तभी। क्यों नहीं आई तेरी मम्मी? की बस इसलिए नहीं आई कि अपनी मर्ज़ी से चली गई थी। और जिस दिन वो लेके गई मेरे लिए इतना बड़ा दिन था वो। अभी 1 साल 1.5 साल पुरानी बात है, 2 हो जाएंगे मार्च में। तो स्टेशन पे मुझे कहती है कि बड़ी माँ इसके बाद शादी भी कर रही हूँ। और माँ को ले जा रही थी कि मैं ये तुम आज विदा नहीं करोगे अपनी बेटी को? मैंने कहा बेटा विदा तो मैं कर रही हूँ पर कभी वापस नहीं होना चाहिए। बोले कभी भी नहीं होगी और तुम जो करोगे। और देखो आज वो हमारे 2 बच्चे स्पॉन्सर भी कर रही है। मार्च में पिछले साल 25 में उसकी शादी हुई, मैं शादी में भी गई उसके और वहाँ उन्हें नहीं मालूम आज तक भी कि ये कहाँ थी कहाँ नहीं थी। तो जब उनको जीवन जीने का मौका दिया जाता तो कोई वो पैदाइशी थोड़ी हैं, वो तो समाज के हिस्से हैं जिनको हमने वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। और सोचो कि एक औरत अपने पति की भी ज़बरदस्ती सहन नहीं करती है और वहाँ 15 से 20 कस्टमर अगर किसी औरत को, इनको कोई टारगेट होता है कि 10-15 कस्टमर सेटिस्फाई करने मजबूरी है, टारगेट कुछ नहीं है, मजबूरी है ना। कैसे देखिए आप लगाइए, 200 रुपये पुलिस के देने, 200 रुपये पिंप के देने, उसी जगह पर वो रह रही है, कमा के दे रही है, उसका किराया देना जहाँ जिस कमरे पे रह रही हैं। ये छूट है कि आप इस कमरे पे नहीं रहना चाहते दूसरे पे चले जाओ, लेकिन तब जबकि हमारा पैसा पूरा कर दो जितने में आप खरीदी गई हो। और वो कभी पूरा नहीं होता क्योंकि ब्याज ही नहीं होता पूरा, ब्याज भी देना है उसका। तो रहेंगी फिर कहाँ जाएंगी। तो मतलब एक कस्टमर से कितना लेते हैं लोग? 250 से 300 रुपये बस और भी कम। और जो जबरदस्ती करता होगा, मारता पीटता होगा, कुछ भी करे, इससे भी बुरा कर सकता है। शिकायत नहीं कर सकता। नहीं वो चुप भी नहीं रह सकती। अगर चुप रहेगी तो वो बाहर निकाल देगा कि दूसरी दो, ये ठंडी है, नहीं चाहिए। और क्या मैं आपसे बताऊं कि बूढ़ा आदमी जिससे चला नहीं जा रहा, इतना गंदा आदमी देख के मुझे हूबहू अगर मुझे कोई कहे ना कि मैं पेंसिल से बना दूं इसके, तो मैं उसका बना सकती हूँ। इस कदर मुझे वो आदमी याद है। और मैंने उससे पूछा ये क्यों मालकिन से पूछा। वो दीदी आ जाते हैं ये कभी कभी, क्या करेंगे, जाएगी कोई लड़की। तो उसमें सबसे अच्छी सी लड़की थी, बच्ची थोड़ी उम्र की, इसको भेज दी। मैंने कहा क्यों भेज रही है? अब बोली दीदी इसके बस की थोड़ी है कुछ भी, जाने दो। क्या कह रही है? लेकिन मेरा उस दिन मेरा उठना, मैं उठ जाती हूँ जनरली जब कस्टमर ज़्यादा हूँ। मैंने कहा वो बेचारी मना करती हैं कि नहीं तुम जाओ, अब नहीं, अब ये बैठी हैं, तो मैं उठ जाती हूँ। लेकिन उस दिन मेरा उठने का मन नहीं हुआ। थोड़ी देर में मुझे क्या कितनी दूर जाना है, ये पर्दे लटक रहे हैं, कोई केबिन बंद दरवाजे थोड़ी हैं, पर्दे लटक रहे हैं, फटे पड़े हैं, वो बीच में गद्दा पड़ा है, एक इधर गद्दा पड़ा है, 3-4 गद्दे पड़े, उन्हीं भी लड़कियाँ उन्हीं भी कस्टमर हैं, बीच में एक पर्दा लटका हुआ है, बस यही तो है। तो मुझे उसकी चीखों की आवाज़ आई। मैंने कहा क्या है ये, बाहर निकालो लड़की को। तो उसने कहा अरे वो कह रहा होगा ना ऐसे। मैं तू बाहर निकाल, नहीं तो मैं अंदर चली जाऊँगी, फिर कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथ से आज, मैं तुझे भी मारूंगी और मैं पुलिस बुलाऊंगी। फिर ना करे पुलिस कुछ भी, लेकिन मैं बुलाऊंगी जरूर। तो 2 मिनट में उसे बाहर निकाल। 2 मिनट में वो लड़की, मैंने कहा बेटा बाहर आ जा तू। मैं पर्दे के पास जाके खड़ी हुई, उसने जब कहा आ जा, कुछ नाम लिया उसका, आ जा, बाहर आई वो। और साथ में वो जो हंसी आया, हंसता हुआ आया ना, मुझे उसकी हंसी आज तक भी याद है उस बुढ़े की, कि बड़े बदतमीज से, इतने गंदे से दांत उसके। और वो बच्ची शॉर्ट्स पहन रही थी, इतना सा टॉप पहन रही, और उसके पैर लहूलुहान थे। मैंने कहा क्या किया है इसने, ये क्यों नहीं बता रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरे अजीब सा हो गया, मन हुआ कि मैं पता नहीं कितने मारूं इस बुड्ढे में। मैंने उसको मालकिन को 2-3 थप्पड़ मारे। मैंने कहा मुझे पूछ इससे बता, ये तब तक नहीं जाएगा नीचे, पता है इसने क्या किया। तो उस बच्ची ने कहा मैं बता रही हूँ। तो लेकिन पैर के अंगूठा मेरे अंदर डाला है और इतना बड़े नाखून हो रहे उसके पैर के कि ये उसका अल्टीमेट प्लेजर था कि वो चीखे। तो ये उसकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन था। क्या आप उम्मीद करेंगे उनकी ज़िंदगी की। इनको प्यार करने का अधिकार है?
हो जाता है कभी कभी, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा इक्का दुक्का लड़कियां जिन्हें हमने उतार लिया उनका प्यार सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मैंने तो देखा नहीं कभी। वापस भी लौट के आई लड़कियां जो शादी भी करके चली गई, लेकिन जिनकी हमने की ये भगवान की कृपा है वो कभी वापस नहीं लौटी। सब हैं, मैं फॉलोअप भी करती हूँ, ये भी नहीं कि उन पर डंडा ना रखूँ, कस के रखती हूँ खींच के। तो क्या संख्या रही होगी, मतलब आज देश में बहुत सारे राज्यों से लड़कियां आती हैं, बेची जाती हैं, उनको सेक्स वर्कर बनाया जाता है या स्पा में बिठाया जाता है, क्या लगता है आपको कि ये क्या आंकड़ा रहेगा? नहीं, मर्ज मत करिए, स्पा में बिठाया नहीं जाता किसी को। स्पा, मसाज पार्लर स्वेच्छा से हैं सब। अच्छा। किसी को नहीं वहाँ ज़बरदस्ती है। ब्रोथल खाली ज़बरदस्ती से हाँ, ज़बरदस्ती का यहाँ है जो भी है। ये कोई ना एस्कॉर्ट सर्विसेज में ना कोई किसी को नहीं फंसा रहा है। ये सब लग्जरी जुटाना है और इजी मनी है ये, और कुछ नहीं। उनके पास क्या है, उनके पास तो मनी भी नहीं है। उनके पास जुड़ के अगर सोचो कि उनके पास 10 रुपये नहीं होंगे कभी। अच्छा। कोई कस्टमर अपनी दया पे कुछ दे जाए तो उसके लिए वो कोशिश करती है कि हमारे 200 रुपये इकट्ठे हो जाए ताकि बच्चे से मिल जाए। अच्छा। कस्टमर की गुहार करती है, तुमने बाहर जो दे दिया 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, ऐसे करके ताकि बच्चे से मिल सके। और इसमें महीना लग जाता है, इसलिए 1 महीने तक तो बच्चे की सोचती भी नहीं कि मिल जाएंगे हम, जब उम्मीद करेंगे। तो आपका जो संगठन है वो इन महिलाओं के लिए क्या कार्य कर रहा है? कितनी महिलाओं को आपने बाहर निकाला है, पुनर्वास किया है? देखिए 562 लड़कियाँ तो हमने ऐसी निकाली हैं। इसके अलावा आप लोगों की पॉडकास्ट शुरू होने के बाद भी बहुत सारी बच्चियाँ हमने निकाली हैं जिन्होंने खुद से हमसे संपर्क किया। सोनागाछी से एक लड़की निकाली है। अभी तो बहुत सारे को मैं डाल भी रही हूँ जो गुम हैं। अभी जैसे फरीदाबाद से भी हमारे पास सूचना आई है और पुलिस की आई है कि थोड़ी हमारी मदद करिए इसमें। मैं तो चाहूँगी कि आप लोग ऐसी बच्चियों का अपने इस पर डालें भी कि ये बच्चियाँ खोई हुई हैं। और इसके अलावा 6 लड़कियां हमने और निकाली जो मज़दूरों की थी, छत्तीसगढ़ और बिहार, और आके यहाँ नोएडा में काम कर रहे थे, तो उनकी बच्चियां गुम हुई। उनको कोई बहका के एक महिला ही लेके गई। और लेकिन ये तो सब सही समय पे, और वो भी आप लोगों के ज़रिए, क्योंकि वो पॉडकास्ट देख रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमें नहीं पता कि ये क्या है, पॉश एरिया है, लेकिन हो सकता है ये झूठ भी हो, पर एक बार कोशिश करके देखिए कि ये 15 से 16 साल की बच्चियां हैं और एक घर में हैं और वहाँ लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है, तो पता नहीं क्या है ये। तो खैर साइलेंट मोड पे किया। तो मतलब आप जो कार्य कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि एक दिलेर लेडी का ही काम हो सकता है, ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़रें हैं आप पर, लोगों की, हालांकि दुआएं साथ चल रही हैं लोगों की आपके। सच में दुआएं ना होती तो मैं जिंदा नहीं होती। 2010 में मर गई थी, तो मार दिया था इन लोगों ने। हाँ, बहुत शरीर में लोहा है। धमकियां आती होंगी, अटैक्स मिलते होंगे? हाँ नहीं, अटैक्स नहीं, मैं तो मार दिया था जान से। मेरी गाड़ी पे दूध का टैंकर चढ़ा, मैं अब अपनी गाड़ी कभी नहीं कौन थे, मतलब पिंप लोग थे या फिर? हाँ, पिंप थे। वो आया फिर खुद भी। देखिए ये मेरे रॉड है, ये भी, ये पैर में यहाँ पे रॉड है, ये शिकंजा है इस पूरे घुटने पे, स्टील जैसे वो है, शिकंजा है, और बहुत और भी चोटें हैं। इस वो कोई नहीं, जिंदा है। और 10 दिन बाद हमने फिर शादी की अपनी बेटी की। वो चाहते थे कि इसको ऐसी चोट पहुंचे। तो आपके फैमिली वाले कभी ये नहीं बोलते कि क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा बच के रहो? पता नहीं क्यों, कभी कहा ही नहीं, पता नहीं क्यों। मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ थे, मतलब मेरे मायके वाले, क्योंकि अब क्या कहें, आप बच्चे हैं। हमने उस ज़माने में लव मैरिज की। अब आप सोच सकते हैं 77 में कोई लव मैरिज करेगा, 77 में, और वो भी मैं एक ऐसे उससे आती हूँ, थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, कैसे वाले हैं, तो उस पर इतना सब हुआ, इतने बवाल कटे, बहुत मुश्किल हमारा अपने घर आना जाना शुरू हुआ। लेकिन ये शुरू किया तो बस एक बार हमारे भाई ने कहा ये काम मिला था, फिर मैंने कहा फिर मना कर दो कि हमारी बहन नहीं है। तो नहीं ऐसे ही कह रहे हैं, चल। और मुझे ऐसा मूक सपोर्ट रहा मेरे परिवार का, दोनों तरफ का। सबसे खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे सास ससुर का भी बहुत, और मेरे देवर हैं, देवरानी हैं, जो अगर वो मेरी परिवार को ना संभालते मेरे बाद में, तो मैं सोचती हूँ शायद अगर परिवार कमज़ोर पड़ता तो मैं कमज़ोर पड़ जाती। ये आपके पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग देखेंगे, किन्हीं की बच्चियां गायब हो गई हैं, कई ऐसे हो सकता है कि पिंप देख रहे हों कि भाई हम जीवन में क्या कर रहे हैं, हो सकता है बच्चियों के हाथ में मोबाइल आ जाए और ये आपका मैसेज जाए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? पहला तो ये कि आपके माता पिता से, आपके परिवार से ज़्यादा आपका हितैषी कोई भी नहीं है। आपको अगर किसी से प्यार भी होता है तो अपने माँ बाप को बताइए। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अपने माँ बाप को बताइए कि मैं उस लड़के को मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर वो लड़का अच्छा होगा तो आपके माँ बाप से मिलने आएगा, मजबूर करिए कि मेरे माँ बाप से मिलो। और माँ बाप अगर ये कहें कि कैरियर बनाओ और तब तक हमारी मौजूदगी में मिलो, मैं समझती हूँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा वो लड़के करेंगे नहीं कभी भी। अगर लड़का ख़राब होगा तो आपको कहेगा पहले भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर आके माफ़ी मांग लेंगे, और यही गलत हो जाता फिर।
बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं, मैं कह रही हूँ वहाँ 99% बच्चियाँ ऐसी हैं जो प्यार में आई, 1% वो हैं कि जो जॉब के नाम पे लाई गई, और सब प्यार में। और ऐसे ऐसे प्यार में कि हमारे और आपके शहर के बिल्कुल बीच की बात मैं कह रही हूँ, बहुत ही बेचारी ऐसे कपड़े थे उसके कि शायद अगर ज़ोर से उस कपड़े को खींच दिया जाए तो फट जाए, चिथड़ा बिल्कुल हो रहे थे वो ऐसे, और पैर में एक टूटी सी चप्पल थी, और बस दोनों मुट्ठी ऐसे वो कर रही। जिस समय मैंने उसको निकाला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। उसने जो बताया कि बहुत गरीब है, मतलब माँ बाप बचपन में मर गए और 2 भाई 1 बहन है, तो भाइयों को तो बुआ इसलिए ले गई कि अपनी बेटियों से शादी करती, वो कम्युनिटी से थे वहाँ हो जाती है, और बेटी को इसलिए ले गई घर का कामकाज करेगी, और ऐसी बड़ी होती रही, बस घर से जाती, कपड़े धोती, धोबी का काम था उनका, नहर पे जाती धोती। ऐसे में कोई लड़का उसके संपर्क में आया, प्यार जैसी कोई बात नहीं थी। उस लड़के ने बातचीत शुरू की, उसको थोड़ा सा ढांढस बंधा होगा कि ये मेरे से बात कर रहा है, कोई बात ही नहीं करता, तो पूछता होगा क्या माली हालत है क्या नहीं है। एक दिन उस लड़की ने 1-1.5 महीने बाद उससे कहा मेरे से शादी कर ले तू। तो उसने बड़ा सपाट जवाब दिया कि मैं कर लूँगा, तेरी बदहाली देख के मुझे तुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तू अच्छी लगती है, तेरे साथ बुरा हुआ बस इतना भर है, अगर मैं शादी कर लूँगा मेरा बाप मुझे गोली मार देगा, तुझे मेरे से पहले मारेगा, और न तू रहेगी न मैं, तो क्या शादी है, और शायद हम इतनी दूर एक दूसरे के धर्मों से कि ये शादी कभी चल नहीं पाएगी, तो मैं अब आऊँगा नहीं कि तू मेरी तरफ भटके, मैं आऊँगा नहीं कभी भी। फिर उसने आना बंद कर दिया। अब ऐसे में देखिए कैसा सक्रिय होता है। लोग पूछते हैं ट्रैफिकर कौन है, ट्रैफिकर कोई नहीं, आपके इर्द गिर्द का है। इसके पड़ोस का एक लड़का कहता है कि देख लिया काफिरों का हाल, तुझे रोज बात करता था, कर ली तुझसे शादी, अब तुझसे मैं करूँगा शादी, तेरी बुआ तो तेरी शादी कभी करेगी नहीं, मैं करूँगा, और लेकिन साथ नहीं जाएंगे हम, पहले दिन मैं तुझे भेज दूंगा और फिर मैं अगले दिन आ जाऊँगा। तो बेवकूफ़ ने ये भी नहीं पूछा, इतनी भोली दुनिया में निकली नहीं कभी। तो उसने कहा कहाँ जाऊँ, बोले ये टिकट पकड़, मेरठ बस स्टैंड पर, दिल्ली बस स्टैंड पर उतरना, मेरठ में जाके वहाँ किसी भी रिक्शे वाले को पकड़ना, ये बात आप ध्यान करें, किसी भी वो रिक्शे वाले से कहना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दो, और फिर तुम किसी भी जीने पे चढ़ जाना या वो रिक्शे वाला ही चढ़ा देगा, वहाँ मेरी मौसी रहती हैं बहुत सारी, फिर मैं आ जाऊँगा अगले दिन। और जो टिकट के बचे 20 रुपये थे उसके हथेली में रख दिए। मैंने हथेली खोली तो बिल्कुल वो पसीने में भीगे, केवल वो 20 रुपये थे। मैं उसे कहती हूँ 20 रुपये में बिक गई वो लड़की। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था, या मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत नास्तिक हूँ, मेरे घर में ढंग से कभी दिया भी नहीं जलता, भगवान से माफ़ी मांगती हूँ, तुम जहाँ भी कहीं जो भी ताकत है, ऊपर जाके तो मेरी बड़ी कुटाई होनी है तसल्ली से कि कभी किया नहीं, पर मेरे हाथ जरूर पकड़े रखा। मैं ऐसे निकल के जा रही, उस दिन हमारे यहाँ वो जहाँ बाज़ार है वहाँ शुक्रवार में पैठ लगती है, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है और दोनों तरफ दुकान लग जाती है, इतनी भीड़ होती है कि आदमी को पैदल भी चलना मुश्किल होता है। तो उस दिन पैदल निकल के जा रही, लेकिन मैं कभी ऊपर नहीं जाना होता तो मैं दुपट्टा ढक लेती हूँ, क्यों बेकार उनको परेशान किया। मैं निकल के जा रही तो फिर भी जो पहचानना उसको तो पहचानता ही है। ऊपर से कोई उतरा और एकदम मैं ठिठकी, वो बिल्कुल मेरे आगे आया जैसे, भीड़ में पता नहीं लगा, तो उसने मेरे देख के ऐसे और फिर कहा अच्छा बहन जी नमस्ते। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, मैंने कहा तू बहुत उड़ रहा है, मैं एक दिन तेरी टांगें काट दूंगी, तो देखना जरा। और मैं ये कह के चलने को ही तो उसने कहा रुको रुको 1 मिनट। रिक्शा बुलाई, उसको 20 रुपये दिए कि बहन जी वहाँ छोड़ आओ, मेरे ऑफिस छुड़वा दिया। मैं मना नहीं करती हूँ, दे दे, चली गई मैं। मेरे से पहले मुझे ऑफिस में मिला, मैंने कहा तू वहीं कर लेता बात, यहाँ क्या करने आया अब। बोले वहाँ नहीं कर सकता था, एक लड़की आई है अभी अभी और शाम तक पुणे चली जाएगी, निकाल लो। मैंने वहाँ क्यों नहीं कहा, मुझे इतनी दूर परेशान करा। और वहाँ करूँगा तो जितना तुम्हें डर है इतना ही मुझे भी तो है। अच्छा मैंने कहा ठीक है। हम गए, हमने आराम से, लड़की कोई हुज्जत नहीं हुई। मैंने उससे कहा मैं ले जा रही हूँ इसे, इसको बर्बाद मत करना बच्ची को। ले जाओ तुम्हारी मर्जी। मैं ले आई उसे। मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें लगा नहीं तुम किस जगह पे हो, तो बोली नहीं। मैंने कहा इतना लड़कियों ने वहाँ मेकअप कर रखा था और सब खड़ी थी, नहीं दिखा। बोली ना, मैंने सोचा इनकी यहाँ शादी है इसलिए तैयार हो रही है। तो देखिए आप उसके भोलेपन की इंतहा थी है। तो वो मात्र 20 रुपये में बिक गई थी। इसलिए ट्रैफिकर का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कुछ नहीं। वो किसी भी जाति का, किसी बिरादरी का, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है। वो परिवार के आसपास का भी हो सकता है, आसपास का भी हो सकता है आपका, जहाँ उसे सबसे वो ऐसा है कि बाज के पंजे किस चिड़िया पे जाके टुक जाए, बस इतनी सी बात है। तो आपने इतनी महिलाओं को रेस्क्यू किया, आपने कई लोगों को मोरल सपोर्ट दिया होगा, इनफैक्ट आपको बहुत सारे अटैक्स हुए, सब कुछ हुआ। एक छोटी सी बात है कि आप क्या देखना चाहती हैं कि इन महिलाओं का आगे चल के जीवन कैसा होगा और सरकार से क्या आप उम्मीद करती हैं? पहली बात तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके
भाई आप बात करते हो रेड की, जिससे मुझे नफरत है बहुत, इतना गुस्सा आता है मुझे रेड के नाम। रेड क्यों? आप कोई ईडी की रेड कर रहे हैं, आप छापा लगा रहे हैं, और उनके कोई नोटबंदी हो, क्या चीज़ है, क्या देखने जाते हैं आप? रेस्क्यू करिए ना, एक्ट में भी रेस्क्यू का प्रावधान है, रेड का कहीं नहीं है। रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का प्रावधान है कि आप रेस्क्यू करिए, फिर उनका पुनर्वास कीजिए। पुनर्वास के अंतर्गत आप उनको ट्रेड में सिखाइए, कुछ उनकी मदद कीजिए और उनको कुछ करने की प्रेरणा दीजिए, ये रिहेबिलिटेशन है। मगर आप करते रेड करेंगे, रेड करके उसमें गाड़ी में भरा और सबको ले जाकर अगले दिन मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर, रात भर तो उनको वहाँ कूटा थाने पे और मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर दिया। अब मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या उम्र है तुम्हारी? साहब ये आधार कार्ड 21 साल है, 22 साल है, 20 साल। अच्छा चलो हटो। वहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं साहब, हम तो रहते हैं, हमारी मौसी हमारी चाची। मैंने कैसे वो कहेंगी कि हम कहीं बाहर से आए? उन पर तो 10 जोड़ी आंखें टिकी हुई हैं। पूरा जो भरा हुआ है कोर्ट उन्हीं के ही लोगों से तो भरा, उनके स्टेक होल्डर से भरा हुआ है। अब वो कैसे कहें? उनको तो पता है कौन कौन है यहाँ। अच्छा जाओ चलो सब, वो शाम तक आके फिर लटक जाती हैं वहाँ। ये रेड है, यानी कहीं ना कहीं बदहाल है पूरा सिस्टम, बहुत बदहाल है, इतना बुरा कि आप खड़ा नहीं हो सकते आप 5 मिनट। मुझे आदत है, चूंकि मैं बैठती हूँ, उनकी चाय भी पीती हूँ, उनके बीच खड़ी भी होती हूँ, गले भी लगाती हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता। लेकिन आप 10 मिनट नहीं रुक सकते वहाँ, 10 मिनट भी। मैडम एक बात एप्स्टीन फाइल्स में आई है कि इंडिया से भी मीरा नायर करके गई हैं, नाम गया है मतलब, और सुनने में ये भी आया कि उनका एक एनजीओ है जो बच्चियों को ही संरक्षण देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है जो संरक्षण करता है, जो रक्षक हैं, वही भक्षक बन गए? बिल्कुल। मैं इसका भी मैं एप्स्टीन फाइल के साथ जोड़ के आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। एक कुछ लोगों का ही काम है, एनजीओ बनाओ, उसके बाद वहाँ रेड करो, फिर आपको पैसा बन जाएगा। ऐसे एक सज्जन जाते हैं और ये पुलिस के संरक्षण में चलता है। कैसे? पुलिस, आज एक अधिकारी यहाँ पे है, कल वो ट्रांसफर होकर मेरठ चला गया, वो अपने साथ 1-2 एनजीओ के जो अपने गुर्गे हो गए, उनको चलो यार वहाँ पे रेड वेड कराएंगे, कुछ पैसा कमाओ, ऐसे कब तक चलाते रहोगे। अब वो रेड करेंगे, वहाँ रेड करने के बाद में वहाँ से पैसा इकट्ठा हुआ, क्योंकि लड़कियां तो आ गई। अब उनको खौफ बिठा दिया कि वो दोबारा आएंगे। वो लड़कियां हमसे कहेंगी, वो औरतें भी कहती हैं कि दीदी ये कौन आया है, ये फाउंडेशन फलाना, ये ठिकाना, कैसे होगा? मैं कहा कुछ नहीं होगा, कुछ दिन करेंगे, तुम पैसा देना बंद करो, मत करो। लेकिन फिर भी पैसा लेते हैं। फिर ऐसे में क्या करते हैं, एक सज्जन कि एक महिला जिसको जेल भिजवाते हैं, फिर वो वापस आती है, उससे शादी करते हैं, तथाकथित। वो खुद भी शादीशुदा, बाल बच्चेदार, 50-60 साल के आदमी, वो भी महिला, उसके भी जवान बच्चे। जबकि जिसके वो बच्चे थे, उसने अपना पूरा जीवन उस औरत पर बर्बाद कर दिया। बच्ची को दी बेस्ट कॉलेज से पढ़ाया और बीटेक कराया, और जो हाई प्रोफाइल है वो बच्ची, बेटा भी उसका, अब मैं क्या नाम लूंगी, जहाँ पढ़ रहा है, उस आदमी ने उसको, अब मतलब उसको भी एनजीओ करवा दिया, एक एनजीओ बनवा दिया उसका। एनजीओ के नाम पे शर्म आती है मुझे, बात कहते हैं, उसको एनजीओ बनवा दिया और वो फिर पकड़ के जेल गई हुई है। मतलब ये एनजीओ वाले जितने भी हैं, तो ये एप्स्टीन फाइल में जुड़े हुए लोग वही लोग हैं। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। इतनी छोटी बच्चियों के साथ हस्ती बताइए, उसका नाम नहीं ना सिर्फ ये, बहुत सारे लोगों का नाम है, हो सकता है कई लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया हो, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये 100% इन्फ्लुएंस्ड हैं। बिल्कुल सब क्या रहे हैं। अब जब मतलब बताइए, जो क्या आपकी पूरा चलाने वाले लोग, फेसबुक और ये, इन सब के भी नाम आ रहे हैं, और कैसे कहाँ पे ये सब होता रहा। आप सोचिए, वो छोटी छोटी बच्चियों की रील आ रही है, थोड़े दिन बाद हो सकता है ये कह दिया जाए कि ये एआई से क्रिएट की गई है। ये भी कहा जा सकता है कि ये फेक है, जिसने बनाई है वो बेकार है। आपको नहीं लगता कि आइंस्टीन फाइल जैसी इंडिया में कई जगह पर मौजूद हैं जो दिख नहीं रही हैं? जो दिख नहीं रही हैं बहुत हैं। मैं कह रही हूँ कि ऐसी जगह हैं, अब मैं आपसे क्या बताऊँ, मतलब अब चलिए आपसे कौन सी बात है, आपने क्या वो नहीं देखा हाईवे कांड? जी बिल्कुल, है ना। तो ये वो एप्स्टीन फाइल है जिसमें हम खुद ही फंस रहे। आदमी पूरे कपड़ों में उतर रहा है, नेताजी, और तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं है चप्पल के अलावा तुम्हारे पैरों में। तुमको खुद शर्म नहीं आ रही अपनी इज्जत को? हमने हिंदुस्तान को कहाँ खड़ा कर दिया। मुझे सवाल ये है कि एप्स्टीन फाइल चल रही है, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उनकी तो संस्कृति है, उनकी संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। आप जाके इन्वॉल्व हुए, आप क्या हैं? इसका मतलब इतने गोपनीय तरीके से चल रहा था कि आप तो निडर थे, सब समर्थन भी दे रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, है ना। तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि हमारी संस्कृति क्या है? कुछ तो करो यार, कुछ तो बचाओ। मैं तो फिर भी आप जैसे बच्चों से उम्मीद करती हूँ। मैं आजकल पॉडकास्ट में जाती हूँ, इतने अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं कि ये भी दुनिया है, आप लोगों की भी दुनिया है, बचाओ इनको। पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बच्ची वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, वरना तो फिर भगत सिंह गए छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आप जैसी महिलाएं सक्रिय हैं और इस गेम को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, और बहुत हज़ारों लाखों लोगों की प्रेरणा बनेंगे आप जैसे लोग। आपसे मिलकर वैसे अच्छा लगा मुझे। और अतुल जी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि मतलब आप तो मतलब मेरी माँ समान है। मैं क्या बोलूँ आपसे कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, कहें तो वैश्यावृत्ति सीधी सी भाषा में,
तो इन पर जितनी जल्दी रोकथाम हो पाए उतना अच्छा है। हालांकि बड़े घर की लड़कियां भी आजकल कर रही हैं, स्कॉट बन रही हैं, होटलों में जा रही हैं, प्यार के नाम पे झांसे में फंस रही हैं, पर ये जो मजबूरी में क्या बेच दी जाती हैं, इन पर रोकथाम होनी बहुत ज़रूरी है। और आप शायद लाखों लोगों की प्रेरणा बनेंगी जो इस देश में एक नई मिसाल कायम करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और इसी तरह कार्य करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।